नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से हम अपने सेशन की जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो रक्षा प्रौद्योगिकी से ही शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसा कि पिछले 3-4 सेशन से कर ही रहे हैं। आज है ICGS समुद्र प्रताप। ये एक पर्यावरण को संरक्षित करने वाला, समुद्री सुरक्षा को सुरक्षित करने वाला एक पोत है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जो समुद्र तटों में या समुद्र में फैले हुए तेल रिसाव का पता लगाता है और उसकी तुरंत कार्यवाही करते हुए उसका निवारण करने का कार्य करता है। इसका जो आप विशिष्टता की बात करेंगे तो भारत का प्रथम, इंडियाज फर्स्ट स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है। यानी कि है हमारे पास पहले से भी प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिनके माध्यम से हम प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, बट ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पहला है जिसे हमने खुद ही बनाया है। तो ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल को इसे समर्पित किया है। यहाँ पे एक और करंट अफेयर बनता है, आपको जान लेना चाहिए कि भारतीय तटरक्षक बल का इतिहास क्या है, इनका गठन कब होता है, भारत में क्यों होता है। आप समझेंगे कि जब भारत आज़ाद होता है उस वक्त जो भारत की नेवी थी वो एज कंपेयर कमज़ोर थी, छोटी थी। उस वक्त 1960-70 के दशक में सोना का बहुत ज़्यादा अवैध तस्करी होती थी, अन्य बहुमूल्य पदार्थों की तस्करी बहुत ज़्यादा होती थी। ऐसे में ज़रूरत थी एक समर्पित फोर्स की, एक समर्पित बल की, जो केवल ये कार्य करता कि जैसे आज आज के ही करंट अफेयर में एक और ऐसी ही खबर है जिसमें भारत ने भैरव फोर्स का गठन किया है, यानी कि एक समर्पित फोर्स का गठन किया है। अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त की ज़रूरत थी कि एक समर्पित फोर्स हो जो तस्करी को या समुद्री सीमा की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। उसकी प्राथमिकता केवल यही हो कि भारत के समुद्र तट सुरक्षित हों। ऐसे में ज़रूरत आन पड़ी कि एक बल का गठन किया जाए। अच्छा, उसके पीछे कुछ वैश्विक कारण भी थे जो इसको आग दे रहे थे कि नहीं, आपके पास एक ऐसा बल होना चाहिए। जैसे अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन का जो लॉ ऑफ सीज है वो भी उस वक्त लगभग लागू होने के कगार पे था। 1958 में अनक्लॉज अनक्लॉज के बारे में भी जान लीजिए आप। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, अनक्लॉज की जो पहली बैठक हुई, पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझिए कि जब 17वीं 18वीं शताब्दी में ये माना जाता था, एक नियम था कैनन शॉट नियम। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें हैं जो आप अगर जानते रहते हैं तो ये आपको थोड़ा सा एज प्रदान करती हैं। कैनन शॉट रूल 17th 18th 17वीं 18वीं सेंचुरी में एक कैनन शॉट रूल आया था। उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि किसी देश की सीमा से अगर एक तोप का गोला दागा जाता है या उस देश की तोप जितना दूर तक गोला दाग सकती है उतना क्षेत्र उसका होगा। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी तोप ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा दूर तक मार कर सकती है, इसका मतलब समुद्र में आप अधिक क्षेत्र तक राज कर सकते हैं, यानी उतनी दूर तक कोई आएगा नहीं। बेसिक सी बात इतना ही समझिए कि अगर कोई आ रहा है और आपने तोप रखी हुई है, अगर उसे मार के गिरा सकते हैं आप, तो वहाँ तक का एरिया आपका है, आप उसमें कुछ भी करिए। जो आज 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र है जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे, उस वक्त लगभग, इसे कहते जरूर हैं कैनन शॉट रूल, बस ये लगभग था 3 नॉटिकल माइल्स। 3 नॉटिकल माइल्स का ये क्षेत्र उस वक्त हुआ करता था। उसके बाद आती है इतिहास ने करवट ली, समय परिवर्तित हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ USA थे ट्रूमैन। ट्रूमैन ने एक घोषणा की, उन्होंने बताया कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अपने आप में पावर में आ चुका था, अमेरिका ने जापान में एक बम गिरा दिया था। उस बम का प्रकोप क्या हुआ वो आपने देखा ही, हिरोशिमा और नागासाकी की घटना। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद अमेरिका अपने आप में संप्रभु हो चुका था, वो किसी के ऊपर भी अपनी बात थोपने में सक्षम था। उसने कहा कि अब USA की सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक USA का है, उस पर USA कुछ भी कर सकता है। ऐसे में USA की देखा देखी अन्य राष्ट्रों ने भी, पेरू ने, चिली ने, इन्होंने भी 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र को अपना संप्रभु क्षेत्र बता दिया। ऐसे में पूरे वैश्विक स्तर पर एक बहस का मुद्दा उठा कि अब क्या किया जाए। तो उसके लिए अनक्लॉज को बनाया गया। अनक्लॉज की जो पहली बैठक होती है वो 1958 में होती है, अनक्लॉज की जो दूसरी बैठक होती है वो 1960 में होती है और अनक्लॉज की जो तीसरी बैठक होती है वो अब तक की विश्व इतिहास में
किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की सबसे बड़ी बैठकों में एक मानी जाती है, जो 1972 से लेके लगभग 1982 तक होती है। और उसी आधार पे अनक्लॉज रूल का गठन भी होता है, जिसका 1994 में इनोग्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अनक्लॉज लागू हो जाता है। अब अनक्लॉज की पृष्ठभूमि में भारत को भी एक ऐसे बल की जरूरत थी जो उसकी नॉटिकल माइल्स यानी कि उसकी संप्रभु सीमा को सुरक्षा कर सके। अच्छा, जब अनक्लॉज ने क्या बताया, अनक्लॉज ने बताया कि 12 नॉटिकल माइल आपकी सीमा से 12 नॉटिकल माइल पे आपका अनन्य क्षेत्राधिकार होगा, वो आपकी टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, अर्थात जैसे आपका जमीन वैसे आपकी तटीय सीमा से 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र, यानी कि उसको आपका भूमि ही माना जाएगा। मग्न तट जो है उसे आपका भूमि ही माना जाएगा। ऐसे में इस पे तो पूरा अधिकार हो गया। दूसरा जो आता है 12 नॉटिकल माइल के बाद जो आता है वो होता है 24 नॉटिकल माइल का, जो संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि संलग्न क्षेत्र कितने नॉटिकल माइल का होता है, तो 24 नॉटिकल माइल का होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है वही अनन्य इकोनॉमिक क्षेत्र ईईजेड। ईईजेड कितना होता है, 200 नॉटिकल माइल। ईईजेड होते हैं आपके 200 नॉटिकल माइल, जो आपका अनन्य इकोनॉमिक क्षेत्र होता है। तो अनक्लॉज ने रूल दिए, इनकी सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल की आवश्यकता थी। भारतीय तटरक्षक बल के लिए प्रथम सिफारिश नागराज समिति ने, नाग चौधरी समिति ने किया 1977 में, जिसके आधार पर 1 फरवरी 1977 को इस बल का गठन किया गया, जिसको औपचारिक रूप से मोरारजी देसाई ने 1978 में बना दिया। अच्छा, अब जब ये बल बन जाता है, मतलब ये जो हमारा भारतीय तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये बन जाती है, तो इन्होंने अपनी क्षमता को भी प्रदर्शित किया। यहाँ पे इनकी थोड़ी क्षमता के बारे में जान लेते हैं। तो एक MV एलेंद्रो रेनबो, MV एक बार जाकर गूगल पे इस ऑपरेशन के बारे में पढ़िएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने एक सदी में, यानी कि एक पूरी शताब्दी में ऐसा ऑपरेशन पहले कभी न किसी फोर्स ने किया था। उस वक्त यानी ये जब ऑपरेशन किया गया भारत की तटरक्षक बल द्वारा, MV एलेंद्रो रेनबो, ये एक जापान का जहाज़ था जिसको समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया। समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। और सबसे बड़ी बात जो इसमें इन्होंने किया क्या, समुद्री लुटेरों ने जो जहाज़ के सदस्य चालक दल थे उनको एक जहाज़ में बैठाकर, जो एक हवा वाली जहाज़ होती है, मतलब जो एक इमरजेंसी एग्जिट के लिए जहाज़ के अंदर जहाज़ रखी होता है, छोटा एक बोट रखा होता है, उस बोट में बैठा के इनको मूव करा दिया और जहाज़ को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने उनकी गेटअप बना लिया, उनकी वर्दी पहन ली और उसको जहाज़ का नाम बदल दिया, उसका कलर बदल दिया। पहले वो जहाज़ जो नीले कलर का, काले कलर का था, उसे नीले कलर का बना दिया और MV रेनबो का नाम भी बदल दिया। और इस तरह कई महीनों तक वो समुद्र में टहलते रहे। बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड ने उनको इंटरसेप्ट किया, उनको पकड़ा और एक सफल ऑपरेशन करते हुए भारतीय तटरक्षक बल ने साबित कर दिया कि हम समुद्र में कार्य करने में सक्षम हैं। ऐसा पहले न किसी देश की सेना ने किया था और न किसी ने सोचा था, जो भारतीय तटरक्षक बलों ने कर दिया। जबकि इनकी जब शुरुआत हुई थी तो केवल 7 कार्गो प्लेन थे इनके पास, 7 फ्लीट से किया था इन्होंने, जिसमें 5 कार्गो और 2 इनके फ्रिगेट थे जब इन्होंने स्टार्ट किया था 1978 में। और अभी तो हमारी ये बहुत ताकतवर फोर्स बन चुकी है। चलिए, निर्माण स्थल हमने आपसे चर्चा कर ली। इसकी क्षमताओं की बात करते हैं तो समुद्री तेल रिसाव की निगरानी और नियंत्रण, उन्नत प्रदूषण सफाई उपकरण, पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी भूमिका और भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा करना इस जहाज का कार्य हो गया। जहाज का नाम क्या है, समुद्र प्रताप। ठीक है, प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति की 50वीं बैठक हुई है। प्रगति मतलब यही प्रगति जो 2015 में लॉन्च की गई थी। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट योजनाओं को और निगरानी करने के लिए उनकी, नागरिकों की प्रत्यक्ष सुनवाई करने के लिए, शिकायत को डायरेक्ट सुनने के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया था, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। अभी इसके पूरी 1 दशक पूरे हो गए हैं, इसलिए आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी 50वीं बैठक नरेंद्र मोदी ने ली है, तो ये अपने आप महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात जो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखने की है वो है प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसका फुल फॉर्म है और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। हमने आपसे चर्चा की थी अभी कि जिस तरह भारतीय तटरक्षक बल का गठन किया गया था उस वक्त की एक ज़रूरत थी, वैसे वर्तमान की एक ज़रूरत है, जिसको फुलफ़िल करने के लिए हमारी सरकार ने एक भैरव बटालियन नाम की बटालियन का गठन किया है।
सबसे पहले बात आप जान लीजिए बटालियन क्या होती हैं। बटालियन में 600 से अधिक अगर बंदे होते हैं, 600 से अधिक सदस्य होते हैं तो उसे एक बटालियन कहते हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है। एक सेक्शन में 10 अधिकारी होते हैं, 10 सैनिक होते हैं, और एक बटालियन में 600 सैनिक होते हैं, 600 सदस्य होते हैं। भैरव बटालियन की बात करते हैं। ये जो आप पीछे फोटो देख पा रहे हैं जिसमें हथियारबंद सैनिक खड़े हुए हैं, भैरव बटालियन बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये फ़ोटो लगाने के क्रम में लगा दिया क्योंकि बटालियन का नाम था। जब इसकी वास्तविकता पे आप जाएंगे तो ये आधुनिक युद्ध तैयारी के लिए बनाई गई एक फोर्स है। तो आधुनिक जो वारफेयर की तकनीक है, जो करंट सिनारियो है वारफेयर का, आज युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता है। जब युद्ध चलता है तो वो दिमाग में भी चलता है, वो आपकी इकोनॉमी में भी चलता है, आपके इन्वायरमेंट में चलता है। हर तरफ युद्ध की बहुत सारे फील्ड खुल गए हैं। अब केवल युद्ध सेनाएं नहीं लड़ती हैं, अब युद्ध दो देशों की मीडिया भी लड़ती है, अब युद्ध दो देशों के लोग भी लड़ते हैं। हमारे और आपके जैसे जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने अपने यूट्यूब चैनल पे युद्ध लड़वा रहे होते हैं। तो युद्ध की जो तमाम संभावनाएं जगी हैं, नई नई दिशाएं बनी हैं, उन सबको सुनिश्चित करने के लिए नई बटालियन बनी है। इसका गठन स्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भारतीय सेना की इस विशेष फोर्स का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य हमने आपको बता दिया, आधुनिक युद्ध की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए इस विशेष दस्ते को तैयार किया गया है। आधुनिक युद्ध की चुनौतियों की बात करेंगे। हमने आपको अभी बताया कि युद्ध केवल सेनाएं नहीं लड़ती हैं, युद्ध दो देशों की मीडिया लड़ती है, युद्ध दो देशों के लोग लड़ते हैं, युद्ध दो देशों के शिक्षक और स्टूडेंट लड़ते हैं, युद्ध दो देशों की इकोनॉमी लड़ती है, युद्ध दो देशों का इन्वायरमेंट लड़ता है, सब कुछ लड़ता है। यानी युद्ध के बहुत सारे क्षेत्र खुल चुके हैं। तो उन सबको मैनेज करने के लिए, जितने भी संभव एरिया हैं उनको मैनेज करने के लिए इस तरह की फोर्स भविष्य में गठित की जाती रहेंगी। अभी जो ऑपरेशन भैरव बटालियन लॉन्च की गई है उसका विशेष क्या है, साइबर युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में प्रशिक्षण प्राप्त करना। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और जो साइबर अटैक है, साइबर हमले हैं, इनमें इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या भूमिका है अगर आप ये समझेंगे, आपने देखा होगा अभी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय एक थियरी आई है। हालांकि उस थियरी में कितनी सच्चाई है ये हमको नहीं पता है, आपको भी शायद नहीं पता होगी, बट एक थियरी है। थियरी ये है कि भारत ने अपने कुछ डमी प्लेन, डमी राफेल विमान आगे की तरफ भेजे, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको ट्रैक किया और उनको हिट किया। भारत के वो डमी प्लेन धरती पर गिरे, भारत को उनके एयर डिफेंस की एक्चुअल लोकेशन मिलती है और भारत ने उन पर हमला करके उनको तहस नहस कर दिया। मतलब क्या है, मतलब ये युद्ध केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा गया, ये दिमाग से लड़ा गया। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक नई तकनीक थी जिसमें एक डमी आपके रडार पे इस तरह का सिग्नल दिखाया गया कि यहाँ पे देखो प्लेन उड़ रहा है, जिसे उन्होंने राफेल समझा क्योंकि उसकी जो कद काठी थी या उसके जो तरीके, जो भी रडार ट्रैक करता हो कि ये कौन सा विमान हो सकता है, उन्होंने बताया कि राफेल जैसा कुछ है। उन्होंने हमला किया। जब उन्होंने हमला किया, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि जब डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है आपकी लोकेशन। इसीलिए आजकल मूवमेंट हथियारों में, जैसे हमने कल आपको प्रलय मिसाइल के बारे में बताया था, तो क्योंकि ये करस्ता टेक्निक पे आधारित मिसाइल थी तो इनका मूवमेंट संभव हो सकता है। जब मूवमेंट संभव हो सकता है तो आपकी ट्रैकिंग कठिन होती है। आप एक बार यहाँ से हमला कर रहे हैं, अगले पल आप 100 मीटर दूर जाके हमला कर रहे हैं, तो आपकी ट्रैकिंग अगर संभव नहीं होगी तो आपके ऊपर जो हमला होगा, वापस से आपको ट्रैक करके जो हमला किया जाएगा उससे आप बच सकेंगे। ऐसा ही हुआ इसमें, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने उस नकली राफेल को हिट किया, उस नकली राफेल को टारगेट किया, तो जो असली राफेल उसके पीछे उड़ रहे थे उन्होंने तुरंत उसकी लोकेशन जान ली कि वो वहाँ पे एयर डिफेंस लगा हुआ है, उन्होंने उसको हिट करके नेस्तनाबूद कर दिया। ये है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। उसी क्षेत्र में एक स्पेशल फोर्स बनाना, क्योंकि हमारी जो परंपरागत सेना है वो उसका कार्य अभी तक जो था वो केवल मशीन से युद्ध करना था, केवल अपने बाहुबल का प्रदर्शन करना था। जबकि अब युद्ध की तकनीक बदल रही है, युद्ध का स्वरूप बदल रहा है, युद्ध की पूरी कद काठी बदल चुकी है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि मेन युद्ध तो अब सेना लड़ ही नहीं रही है। जो मेन वार है वो तो हमारे न्यूज एंकर लड़ रहे हैं। देखा नहीं था आपने ऑपरेशन सिंदूर में कैसे इन्होंने लाहौर पे कब्जा करा दिया था, कराची पे कब्जा करा दिया था, कराची बंदरगाह फोड़ दिया था। तो ये है युद्ध की तकनीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रोन और आधुनिक आधुनिक हथियार प्रणालियों का संचालन। ड्रोन तकनीक एक तरह की सेवियर बन के आ गई है युद्ध के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में। कैसे? सैनिकों को अपनी जान कुर्बान नहीं करनी होती। पहले रेकी करने के लिए आपको उन इलाकों में जाना पड़ता था जिन्हें पता है कि वो दुर्गम है, वहाँ पे संभावना है कि एम्बुश बना हुआ हो। एम्बुश आपको पता ही होगा, जब दुश्मन को पहले से पता हो कि
अपोजिट पार्टी यहाँ जरूर आएगी गश्त करने, तो वो पहले से वहाँ पे शिस्त लेके बैठ जाते हैं, वहाँ पे बारूदी सुरंग माइनिंग बिछा देते हैं और वहाँ पे हमला करके मार गिराते हैं। ऑपरेशन कारगिल में आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो मेजर कालिया के साथ ऐसा ही हुआ था। वो एक एम्बुश में फंस गए थे और उनको बहुत दर्दनाक मृत्यु दी थी पाकिस्तानी रेंजर्स ने। उसके बारे में भी पढ़िएगा आप गूगल पे जाकर एक बार। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ड्रोन जो है हमारे सेवियर की तरह सामने आए हैं। ये जाके ट्रैकिंग करते हैं हमारे लिए हथियार भी गिराते हैं, हमारे लिए रसद पूर्ति भी ले आ सकते हैं, हमारे गोला बारूद खत्म होने पे भी हमें वो पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि एक सक्षम फोर्स जो इस क्षेत्र में पारंगत हो, उसे पूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इसीलिए भैरव बटालियन का गठन किया गया है। रेगिस्तानी युद्ध में विशेषज्ञता, क्योंकि आपको जो मेन खतरा है, मतलब खतरे की बात अलग है, लेकिन जो सबसे बेवकूफ़ आदमी आपके बगल में बैठा है वो आपका पाकिस्तान है, और उससे हमले की जो आशंका है वो रेगिस्तान यानी राजस्थान की ओर और गुजरात की तरफ रहती है। ऐसे में इनके पास विशेषज्ञता होगी, तो रेगिस्तानी युद्ध की विशेषज्ञता होगी इनके पास। त्वरित प्रतिक्रिया और रणनीतिक संचालन, इनका काम होगा कि ये तुरंत प्रतिक्रिया दें, अगर कोई घटना घटती है तो उस पर तुरंत एक्शन लें और निर्णायक जीत को प्रदर्शित करें। ICAR की नई फसल की किस्म, आपको ICAR के बारे में जानना चाहिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये। इन्होंने 25 फसलों की संख्या 184 नई किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई हैं, जिसमें 25 फसलों की संख्या विभिन्न प्रकार की फसलों में नवाचार है। जलवायु लचीला, इनका जो सीड है जिसे सुपर सीड्स बोलते हैं, जलवायु लचीला कृषि का भविष्य है आने वाले समय में। आपको पता है किस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कल भी हमने एक पक्षी के बारे में डिस्कस किया था जो अब तक उत्तर के मैदानी क्षेत्र में पाया जा रहा था, अभी वो उत्तर काशी के उत्तराखंड में पाया गया है। इसका मतलब वो एक तरह का आपको संसूचक है, पर्यावरणीय संसूचक है कि जो चीज़ें अभी मैदानी क्षेत्र में, जो टेम्परेचर मैदानी क्षेत्र में था वो टेम्परेचर औसत से अधिक हो चुका है, और वो पक्षी जो संसूचक है उस चीज़ का, वो उस टेम्परेचर को खोजने के लिए उत्तर काशी पहुंच चुका है। तो सोचिए कितना परिवर्तन आ गया है। इसको इस तरह से भी समझिए कि हम लाइकेन के बारे में पढ़ते हैं। लाइकेन जो पर्यावरणीय संसूचक हैं, उनको माना जाता है कि पेड़, अगर एक पेड़ है उसके बगल से एक हाईवे जा रहा है और लाइकेन उस पेड़ के, अगर हाईवे इस तरफ से जा रहा है तो इस तरफ लाइकेन नहीं उगेगा, बल्कि लाइकेन इस तरफ उगेगा। मतलब इतना सेंसिटिव है वो, इतना सेंसिटिव होता है लाइकेन कि अगर केवल कार जा रही है उसके धुएं से इसकी जो किस्म होती है वो ख़राब हो जाती है और वो दाहिनी तरफ ही उगता है, मतलब पीछे की तरफ ही उग पाता है। ऐसे में ये पक्षी इस तरह का संसूचक है। वैसे ही कार्य आज के हमारी फसलों के साथ होने वाला है। समय रहते अगर नहीं चेते, समय रहते अगर नहीं आप सक्रिय हुए, तो संभव है आने वाले समय में हमें फिर से 1960 के दशक की समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। ऐसे में हमारे ICAR ने बढ़िया काम किया है। सूखा, बाढ़ और तापमान परिवर्तन के प्रति सुभेद्य तकनीक के माध्यम से एक ऐसी सुपर सीड्स का गठन किया है, सुपर सीड्स का निर्माण किया है जो हर तरह के मौसम के प्रति अनुकूल होती हैं। जलवायु लचीलापन, पोषक तत्वों से भरपूर। खास बात यह है कि ये जो किस्में होंगी, सुपर सीड्स की किस्में होंगी, इनमें पोषक तत्वों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। जिस तरह आपने पढ़ा होगा गोल्डन राइस, ब्राउन राइस, उसी तरह इसमें फसलों जो प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की उच्च मात्रा प्रदान करती हैं, यानी जो सामान्य हमारी फसलें होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा। सुपर फूड्स इसीलिए तो कहते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता है, इनमें विटामिन और मिनरल्स ऐड कर दिए जाते हैं। उच्च उत्पादकता, पारंपरिक बीज की तुलना में 20 से 30% की अधिक उपज देने वाली ये नई किस्में हैं। इससे हमारी उपज भी बढ़ेगी, जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की भूख की समाप्ति के लिए कारगर होगी। सिद्धा दिवस, 9वां सिद्धा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्धि, सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। आपको बताया था हमने भारतीय चिकित्सा पद्धति में सिद्धा, यूनानी, योग, आयुर्वेद, होम्योपैथ, ये जो तकनीकी हैं जिसे आयुष के अंतर्गत रखा गया। होम्योपैथ में आपको पता है डोजेस को कम करके, यानी डोजेस की मात्रा को बहुत कम करके इलाज किया जाता है। वहीं सिद्धा तकनीक में मेटल्स का प्रयोग, प्राकृतिक औषधि, खनिज और धातुओं का, कई बार आपने देखा होगा किसी पंचकर्म में कि एक धातु के मेटल में कुछ लिक्विड भरा हुआ है जो आपके माथे पे गिर रहा है या पीठ पे कहीं गिर रहा है, जिससे इलाज किया जाता है। ये सिद्धा तकनीक है। इसी तरह आयुर्वेद, आप परिचित हैं कि किस तरह प्रकृति के साथ गठबंधन बनाता है आयुर्वेद। योग से आप परिचित हैं किस तरह हमारे शारीरिक गुण और मानसिक गुणों को एकत्रित करके योग हमें मजबूत बनाता है, हमें स्वस्थ रखता है। इसी तरह जो यूनानी पद्धति है वो पुरानी ग्रीक परंपरा से जन्मी है, जिसका एक उन्नत रूप हमने भी डेवलप किया है।
सिद्धा की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु के जो संत थे उन्होंने इसे डेवलप किया था, इस सिद्धांत को डेवलप किया था और बेहतर तरीके से उन्होंने इसमें काम किया, जिसका 9वां चिकित्सा दिवस हमने इसे मनाया है, जिसका थीम इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका आयोजन स्थल क्या है तो वो चेन्नई तमिलनाडु है। तमिलनाडु का ही ये डेवलपमेंट है, वहीं के संतों द्वारा डेवलप किया गया है। तमिलनाडु की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली जो प्राकृतिक औषधियों, खनिजों और धातुओं के उपयोग पर आधारित है, यह भारत की समृद्ध चिकित्सा विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी के साथ हम आ गए हैं रानी वेलु नाचियार पे। रानी वेलु नाचियार के बारे में आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये महारानी लक्ष्मीबाई की पूर्ववर्ती थी, यानी जो कार्य महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था इन्होंने भी वही कार्य किया था। वीर मंगई भारत की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रानी के रूप में इन्हें जाना जाता है। उपाधि वीर मंगई इनको दी गई, वीर मंगई मतलब बहादुर, इसका अर्थ है बहादुर महिला, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। ऐसे ऐतिहासिक महत्व की बात करेंगे तो शिवगंगा रियासत की रानी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र युद्ध छेड़ने वाली प्रथम भारतीय रानी थी। ये रानी लक्ष्मीबाई से लगभग 70 वर्ष पूर्व इन्होंने ये हमला, जो रानी लक्ष्मीबाई ने 70 वर्ष बाद 1857-1850 में किया था, इन्होंने लगभग 1780 में कर दिया था। इनके भी पति की मृत्यु होती है, शिवगंगा रियासत के इनके पति थे जिनकी मृत्यु होती है। उसके बाद रानी को अंग्रेज उनका अधिकार नहीं देते हैं, ऐसे में रानी विद्रोह करती हैं और बाद में इस रियासत को वो कब्जा भी करती हैं, यानी कि इन्होंने वो काम पहले ही कर दिया था, यानी एक तरह से ये हमारी प्रेरणा स्रोत रहीं। इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। वीनस विलियम्स का रिकॉर्ड, वीनस विलियम्स का रिकॉर्ड 45 वर्ष की, आपको ध्यान है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम मुख्य 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रा में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनेंगी। ये वीनस विलियम सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगी जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम में खेलेंगी। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में आयोजित टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण क्या है, वाराणसी में आयोजित हो रहा है ये टूर्नामेंट, कौन सा है, 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में पढ़ेंगे तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहली पर्वतीय सुरंग का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।